डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब पिछली कुछ क्लासेस में हमने देखा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर अ डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम, उसको जब मैंने सॉल्व किया था तो हर एक केस में मैं बोल रहा था एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल डिके। तो ये जो नया टॉपिक है वो है मेरा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को समझने से पहले एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने अपने स्प्रिंग मास सिस्टम में डैम्पर लगाया। उस डैम्पर के कारण जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बनी थी वो कौन सी बनी थी? mx डॉट डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने सॉल्व किया तब मुझे पता चला कि जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है इट डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर दैट इज जीटा, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर। अब जीटा की अलग अलग वैल्यूज पे, जैसे जीटा इज अगर ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है और लेस देन 1 है, तो क्या क्या कंडीशंस हमारी बन रही। तो जो सबसे पहली कंडीशन मेरी थी वो थी जीटा इज ग्रेटर देन 1, सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड सिस्टम में हमने देखा था कि हमने इतनी डैम्पिंग दे दी, यानी क्रिटिकल डैम्पिंग दैट इज सीसी, उससे इतनी ज्यादा डैम्पिंग दे दी कि सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम में ही नहीं आ पा रहा है। मास इक्विलिब्रियम लाइन के एक ही तरफ रहेगा, और ऐसे सिस्टम जिसमें जो डैम्पिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो क्रिटिकल डैम्पिंग से ज्यादा हो जाएगी तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओवरडैम्प्ड सिस्टम। और ये सिस्टम्स नॉन वाइब्रेटरी इन नेचर हो जाएंगे, और इवन ये तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं आएंगे। तो ऐसे सिस्टम्स को हम अवॉइड करते हैं। सेकेंड थिंग हमने पढ़ी थी व्हेन जीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी हम हमारे सिस्टम में जो डैम्पिंग दे रहे हैं वो क्रिटिकल डैम्पिंग के इक्विवेलेंट दे रहे हैं। जब क्रिटिकल डैम्पिंग के इक्विवेलेंट दे रहे हैं तो जो मास है वो जो इक्विलिब्रियम में आएगा उसके लिए वो सबसे कम समय लेगा। ठीक है, दैट मास, और मास इक्विलिब्रियम लाइन के एक ही तरफ रहेगा। इस केस में भी मोशन अपीरियोडिक रहेगा और सिस्टम नॉन वाइब्रेटरी इन नेचर रहेगा। ठीक है, तो ओवरडैम क्रिटिकल डैम सिस्टम की हम लोगों ने डेरिवेशन किया, इक्वेशंस ड्राइव की, सॉल्यूशंस निकाले। फिर मैं गया अंडर डैम सिस्टम में, और अंडर डैम सिस्टम में मैंने देखा कि रूट्स तो इमेजिनरी हो रहे थे। जब इमेजिनरी हुए और उसको मैंने आगे सॉल्व किया तो मुझे फाइनल जो सोल्यूशन मिला दैट इज स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। तो जो ओमेगा डी थी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ओमेगा डी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन थी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इट मींस वहां पर जो मोशन हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई अब? ओमेगा डी। क्यों? क्योंकि अब मेरे सिस्टम में डैम्पर भी लगा है। उस ओमेगा डी की वैल्यू थी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में जीटा फैक्टर का प्रोडक्ट किया तब मुझे पता चला कि दैट इज द डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको नाम भी दे दिया मैंने। अब उस पर्टिकुलर केस में मैं देख रहा हूं कि सिंगल केस ही मिला था जिसमें मुझे साइन टर्म मिली। साइन टर्म मिली मतलब वही सिस्टम क्या हो गए मेरे, वाइब्रेटरी इन नेचर, मास क्रॉसेस द इक्विलिब्रियम लाइन। तो मेरे को क्लिक हुआ, क्योंकि इसी पर्टिकुलर सिस्टम जहां पर पुराने दोनों केसेस में तो वाइब्रेशन थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मास इक्विलिब्रियम क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अंडर डैम सिस्टम के लिए ही मैं स्टडी करूंगा ना ऐसे सिस्टम जिसमें जो डैम्पिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्रिटिकल डैम्पिंग से कम है, और इन्हीं सिस्टम में वाइब्रेशंस होंगे, और उन्हीं वाइब्रेशंस को तो खत्म करना, इसीलिए तो मैंने डैम्पर लगाया। अब आप ये कहेंगे कि डैम्पर लगा है और फिर भी वाइब्रेटरी हो रहा है, तो वाइब्रेशंस तो होंगे ही। मैं उन वाइब्रेशन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, बट इतना भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करूं कि वो उसका मेन वर्क ही ना कर पाए, मतलब इक्विलिब्रियम में ही नहीं आए, यानी सिस्टम को ओवरडैम कर दो। नहीं, क्रिटिकल डैम सिस्टम कर रहा हूं, बट क्योंकि क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम जितनी ज्यादा हम डैम्पिंग देंगे सिस्टम की बाकी चीजें भी बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ ऐसे सिस्टम जिसमें क्रिटिकल थिंग नहीं है, कि मतलब उसके इक्विलिब्रियम में आने के लिए मिनिमम टाइम नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, बस वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसे सिस्टम में मैं अंडर डैम्पिंग करता हूं। या ऐसे सिस्टम, क्योंकि हर सिस्टम को आप क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे मैंने बात की थी गन के केस में, या मैंने बात की थी सस्पेंशन के केस में, इट इज लिटिल बिट कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू अचीव दैट क्रिटिकल डैम्पिंग ऑल्सो। तो मैं क्या करता हूं, अपने सिस्टम में अंडर डैम्पिंग दे देता हूं। अंडर डैम्पिंग में वाइब्रेशन तो होंगे पर थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे, वो टाइम में दे देता हूं।
अब यहां पर एक बात निकल कर आती है कि मैं जब डैम्पिंग ज्यादा दे रहा हूं, मतलब सीसी की वैल्यू से ज्यादा दे रहा हूं डैम्पिंग, अपनी क्रिटिकल डैम्पिंग से ज्यादा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम आने में ज्यादा टाइम ले रहा है। मतलब ओवर डैम सिस्टम के केस में तो आएगा ही नहीं ना, इट टुक इनफाइनाइट टाइम। और इनफाइनाइट टाइम नहीं बोलते हैं हम उसको बोलते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम हमारे लिए है कि उस पर्टिकुलर टाइम में उसको इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, तो वो आता नहीं है। ज्यादा बात समझने की कोशिश की है। जैसे मैंने वो गेट को ओपन किया, वहां पर ओवर डैम सिस्टम लगा हुआ है, वो इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, गेट लॉक होना चाहिए ना, नहीं हुआ। ठीक है, धीरे 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 आफ्टर सम टाइम्स डैम्पर्स बिहेव लाइक दिस, कि थोड़ा धीरे आने लगे। जैसे क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम की बात करूं तो मैंने जैसे गेट को खोला छोड़ा तो वो इट टुक मिनिमम टाइम टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, आ गया। पर वही क्रिटिकल डैम सिस्टम अगर बहुत दिनों के बाद भी करूं तो समटाइम्स इट लूजेस इट्स सेंसिटिविटी, थोड़ा सा टाइम ले। इसको ओवर डैम से कंपेयर करूं कि मैंने वो गेट ओपन किया, इट रिक्वायर्स माई जस्ट से 3 to 5 सेकेंड में वो वापस आना चाहिए, बट इट टुक 15 सेकेंड और 20 सेकेंड। तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट टाइम ना, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर सिस्टम को उसी पर्टिकुलर टाइम में इक्विलिब्रियम में आना है। अगर वो नहीं आ रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर मी, दैट इज इट टुक इनफाइनाइट टाइम ना, क्योंकि मेरा पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं। मैं गन से बुलेट शूट करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही फर्स्ट शॉट हो तुरंत इक्विलिब्रियम में आई शुड, और इट टुक टाइम 3 to 4 सेकेंड। तो अगर वो 3 से 4 सेकेंड भी ले रहा है तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट टाइम टू टेक, क्योंकि उस बीच में तो सामने से मेरे पे शूट हो जाएगा। तो यही सब चीजें हैं जो मुझे वाइब्रेशन में कंसिडर करके चलनी है, कि डैम्पिंग अगर मैं ज्यादा दे रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग रहा है इक्विलिब्रियम में आने में, समझिए इस बात को। और जबकि मैंने क्या लिखवाया था आपको, मैंने ये लिखवाया था क्रिटिकल डैम्प के केस में कि इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रीच टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैं तो क्रिटिकल डैम्पिंग से भी कम कर रहा हूं अंडर डैम्पिंग में। तो फिर यहां ये पॉइंट क्यों वैलिड नहीं हो रहा? क्योंकि ओवर डैम सिस्टम में इनफाइनाइट ले रहा है, क्रिटिकल में मिनिमम ले रहा है, तो क्रिटिकल से तो कम ही दे रहा हूं ना, मींस इट इज लेस देन 1। तो उस केस में तो इक्विलिब्रियम में उससे भी तेज आना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। जरा अब अपन इसको समझते हैं इस पेंडुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस, दिस इज अ पेंडुलम, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, यहां पर आपका बॉब है। मान लो ये पेंडुलम में मैंने डैम्पर प्रोवाइड किया एंड इट इज ओवर डैम्प, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है। जैसे ही मैंने इसको किया, ये यहां आया 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 रुक गया, इसके वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये स्टॉप हो गया। अब अगर ये स्टॉप हो गया यानी ओवर डैम सिस्टम है, आया ही नहीं इक्विलिब्रियम में। अब मैं बोल रहा हूं ये क्रिटिकल डैम सिस्टम है, मैंने जैसे ही इसको यहां किया छोड़ा, इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जस्ट इमेजिन इट इज अ your string and bob system, that is simple pendulum। मैंने उसमें डैम्पिंग दे दी, मान लो यहां से गया, इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम मान लो 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड में यहां आ गया। अब यहां आ गया और आप एक पेंडुलम को फ्रीली मूव करोगे तो यहां से वो इस टाइप के मोशन, जैसा कि फर्स्ट यूनिट में देखा था कि इस पॉइंट से इस एक्सिस के अबाउट अगर हम टू एंड फ्रो मोशन देख रहे हैं, जिसको मैं वाइब्रेशन बोलूं। बट क्योंकि क्रिटिकल डैम्पिंग है, क्रिटिकल डैम्पिंग में मास रिमेन ऑन ईदर साइड ऑफ द एक्सिस, या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, पीरियोडिक नहीं होगा और सिस्टम नॉन वाइब्रेटरी इन नेचर होगा। तो ये पेंडुलम को जैसे ही मैंने यहां से छोड़ा, ये इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम फॉर एग्जांपल 3 to 5 सेकेंड, लेट अस कंसीडर 5 सेकेंड। बट यहां पर मेरा वैलिडेशन गलत हो गया। मैं कह रहा हूं जितनी ज्यादा डैम्पिंग उतना ज्यादा समय, बट क्रिटिकल डैम्पिंग ओवर डैम्पिंग से कम है, मान लिया 5 सेकेंड में आ रहा है, मान लिया। बट अंडर डैम्पिंग तो क्रिटिकल डैम्पिंग से भी कम है, और क्रिटिकल डैम्पिंग से कम है तो मतलब उसको इक्विलिब्रियम में क्रिटिकल डैम्पिंग से भी कम आना चाहिए। तो जैसे ही मान लो ये अंडर डैम सिस्टम है, इसको छोड़ा तो ये 3 सेकेंड में आना चाहिए, 5 से कम में। बट क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि अंडर डैम सिस्टम में वाइब्रेशन हो रहे हैं, मास क्रॉसेस इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक इन नेचर, तो वाइब्रेशन कब होंगे? जब इट क्रॉसेस मास। तो जैसे ही मैंने यहां छोड़ा, ये यहां आया, इसको क्रॉस कर। तो अब मैं अपने पॉइंट को सुधारता हूं, तो क्रिटिकल डैम्पिंग रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रीच इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये फाइनल इक्विलिब्रियम जोड़ा, इसका मतलब समझिए, देखिए ये हो गया ओवर डैम सिस्टम, छोड़ा आएगा ही नहीं,
यहां छोड़ा, यहां रह गया, आएगा ही नहीं। ठीक है, क्रिटिकल डैम सिस्टम यहां लिया, यहां छोड़ा, तुरंत आ गया 5 सेकंड में, यहां से गया, ये 5 सेकंड में आ गया। बट जब अंडर डैम की बात करूंगा, क्योंकि डैम्पिंग कम है, इसलिए इक्विलिब्रियम में ये क्रिटिकल और ओवर डैम से पहले आएगा, यानी तीसरे ही सेकंड में ये यहां पहुंच जाएगा। बट क्योंकि ये वाइब्रेटरी इन नेचर है, तो इट क्रॉसेस द इक्विलिब्रियम लाइन। तो फाइनल इक्विलिब्रियम में आने में इसे मिनिमम टाइम यानी क्रिटिकल डैम्पिंग से भी ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यहां गया, ये तीसरे सेकंड में यहां आया, तीसरे सेकंड में यहां आया, वापस गया, फिर ये आया 2 सेकंड, फिर यहां गया, फिर 1 सेकंड, तो ये ज्यादा टाइम हो गया। फाइनल इक्विलिब्रियम में जैसे ये गया, यहां से छोड़ा, यहां से गया यहां तक, फिर ये वापस आया, क्योंकि इस लिमिट ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। और हमें पता है कि अंडर डैम सिस्टम में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल डिके। जैसे ही मैं यहां गया, छोड़ दिया, तो अगली बार इस डेड लाइन से पहले ही आएगा ना, यहां आया, यहां आया, यहां आ गया। तो इक्विलिब्रियम में तो ये क्रिटिकल डैम्पिंग से भी पहले आएगा, बट फाइनल इक्विलिब्रियम में क्रिटिकल डैम्पिंग से नहीं आएगा। इसीलिए जो क्रिटिकल डैम सिस्टम होते हैं वो नॉन वाइब्रेटरी इन मोशन होते हैं, ऐसी चीजें जिनको मैं ये चाहता हूं कि जितना कम समय में फाइनल इक्विलिब्रियम में आए, ताकि वो अपने जो फंक्शन जिसके लिए वो सिस्टम बनाया उसको तुरंत परफॉर्म कर सके। अंडर डैम किस में वो इक्विलिब्रियम क्रॉस करेगा, अगेन आएगा, अगेन क्रॉस करेगा, अगेन आएगा, एंड फाइनल इक्विलिब्रियम में उसे ज्यादा टाइम लगेगा क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम के। अब यही केस अगर एक स्प्रिंग अज्यूम कीजिए, दिस इज अ स्प्रिंग, दिस इज अ मास, ठीक है, इमेजिन किया, जैसे इस मास को डिस्टर्ब किया, मान लो यहां तक गया, ठीक है, मान लो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, अगर कोई डैम्पर नहीं है तो ये ऐसे ऐसे इसकी इक्विलिब्रियम लाइन के अबाउट मोशन करता रहेगा। बट क्योंकि यहां डैम्पर है और क्रिटिकल डैम्पिंग है, जैसे ही 1 सेंटीमीटर में छोड़ा तुरंत आ गया, जैसे ही छोड़ा तुरंत आ गया, जैसे ही छोड़ा तुरंत आ गया, दैट इज क्रिटिकल डैम सिस्टम। इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रीच इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम। बट अगर अंडर डैम सिस्टम के केस में ऊपर गया, पहले 1 सेंटीमीटर छोड़ा, अगले बार में मान लो 0.8, फिर 0.6, 0.4 एंड 0.2 एंड फाइनल इक्विलिब्रियम। तो फाइनल इक्विलिब्रियम में आने में तो टाइम लगेगा, बट इनिशियल इक्विलिब्रियम में जितनी कम डैम्पिंग होगी उतनी जरूरी। और अगर कोई डैम्पिंग ही नहीं है तो ये फ्री डैम में तो और भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे ये क्लियर हुआ था, द कंसेप्ट ऑफ डैम्पिंग पूरा क्लियर हो गया, और मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ अंडर डैम सिस्टम में ही मेरे वाइब्रेशंस होते हैं। तो अब मैं बात करता हूं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, तो टाइटल हमारा है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। जरा इसकी डेफिनेशन समझे। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज डिफाइंड एज द नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द सेम साइड ऑफ द एक्सिस। ऑन द सेम साइड ऑफ द एक्सिस, ये बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको एक ग्राफ से पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर y axis and this is your x axis। ठीक है, ये हो गया आपका xt and this is your t। यहां से शुरू करता हूं, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान लीजिए मेरा x नॉट है, यहां से इसने स्टार्ट किया, ये गया, ठीक है, साइकिल कहां तक गई, यहां तक गई। अब इस पॉइंट पे ये कम हो गया, कम क्यों हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिके, अगेन गया, ये 0। दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स वी हैव डिजाइन, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, और यहां पर देखिए इस पॉइंट पे जहां से साइकिल शुरू हुई उसी पॉइंट पे वापस आ रही है, यानी दिस इज साइकिल टाइम। क्योंकि डैम्ड वाइब्रेशन है तो साइकिल टाइम कितना हो जाएगा, dt। td मतलब साइकिल टाइम इज योर td, यानी एक साइकिल यहां से शुरू हुआ, यहां पर आया, फिर शुरू हुआ, यहां पर आया। ठीक है, दिस इज योर अनदर साइकिल। ठीक,
यहां पर एक्स नॉट है, अगली साइकिल में मान लीजिए x1 एंड फर्दर x2 एंड देन ये वाला हो गया आपका x3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कंडीशन है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की, और हमने अभी देखा था बाय डेफिनेशन इट इज द नेचुरल लॉग ऑफ द रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द आइदर साइड ऑफ द टाइम एक्सिस। ठीक है, रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, तो फर्स्ट इज दिस एक्स नॉट, एक्स नॉट पे गया, सेकेंड साइकिल में x1 देन x2 ऑन द सेम साइड ऑफ द टाइम एक्सिस, सेम साइड मतलब इसी तरह, तो x नॉट अपॉन में x1, इसका जो नेचुरल लॉग होगा वही क्या होगा आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, दैट TD is defined as 2 pi ओमेगा डी, और यहां से ओमेगा डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में TD। ठीक है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या हो गया आपका, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या हो गया, इट इज द नेचुरल लॉग ऑफ द सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द आइदर साइड ऑफ द टाइम एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं डेल से, तो डेल इक्वल्स टू लॉग एक्स नॉट बाय x1, नेचुरल लॉग है तो ई लग जाता है। ठीक है, एक्स नॉट अपॉन में x1 इक्वल्स टू, मान लो मैं इस दूसरी साइकिल को ले रहा हूं, लॉग x1 अपॉन में x2, लॉग x3 अपॉन में x2 एंड सो ऑन। सो दिस इज द योर फॉर्मूला फॉर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक है, अब इतना मेरे को समझ में आ गया है कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द आइदर साइड ऑफ द टाइम एक्सिस, उसका रिलेशन मुझे पता चल गया है, और इसके केस में होगा अंडर डैम सिस्टम के केस में। तो अभी हम आगे चल के अंडर डैम सिस्टम के लिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, क्योंकि बाकी दोनों केस में डिके तो एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक आर सिमिलर, सो इन दैट केस ओवरडैम एंड क्रिटिकल डैम सिस्टम में डिके तो एक्सपोनेंशियल हो रहा है बट एम्पलीट्यूड मास इक्विलिब्रियम क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वाइब्रेशन इन नेचर नहीं होगा। वाइब्रेशन किस में होगा, सिर्फ अंडर डैम के केस में। तो अंडर डैम के पर्टिकुलर केस के लिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, सो दैट मैं ये पता कर सकूं कि कितने टाइम के बाद मेरे सारे एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएंगे, वो भी जरूरी है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी the logarithmic decrement relation for underdamped system। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा था लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की डेफिनेशन। अब क्योंकि क्रिटिकल ओवरडैम सिस्टम में तो मास इक्विलिब्रियम को क्रॉस नहीं कर रहा है, सिर्फ अंडरडैम के केस में ये बात हो रही है, तो हम अंडरडैम के केस में लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का रिलेशन ट्राई करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो खत्म होंगे। ये बात ध्यान रखिए कि हर साइकिल में वो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहे हैं अंडर डैम्ड के केस में। तो जो हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का डेफिनेशन में डायग्राम बनाया था, उसका शॉर्टर वर्जन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, जिसमें इनिशियल एम्पलीट्यूड इज एक्स नॉट, दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें अपन, उसके बाद यार नेक्स्ट साइकिल में वो कम होगा x1 एंड सो ऑन। सो सिस्टम इन्वॉल्विंग अंडर डैम्ड वाइब्रेशन उसी केस में ये होगा, क्योंकि बाकी दोनों केस में तो ये होने नहीं वाला, तो उसके लिए हम ड्राइव कर रहे हैं रिलेशन। तो फॉर सिस्टम इन्वॉल्विंग अंडर डैम्ड वाइब्रेशन, अंडर डैम्ड वाइब्रेशन, ऐसे सिस्टम्स के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर सिस्टम इन्वॉल्विंग अंडर डैम्ड वाइब्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx का सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन अंडर डैम के केस में तो क्या था, x इक्वल्स टू कैपिटल X e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई, इसको मैंने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन तो हमें याद होनी चाहिए फॉर अंडर डैम्ड सिस्टम, x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी
साइन ओमेगा डी टी प्लस 5 वेयर ओमेगा डी इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पर करते हैं अपनी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन है ये कि यहां पर टाइम क्या है, 0, एम्पलीट्यूड क्या है, x नॉट। तो एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू x नॉट, ये स्मॉल x है, x इक्वल्स टू x नॉट, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, x नॉट। और सेकेंड कंडीशन क्या बन रही है मेरी, एट t इक्वल्स टू td, एट t इक्वल्स टू td x इज इक्वल्स टू x1। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है, दो बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट करके मैं देखता हूं आगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू x नॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, x की जगह क्या पुट कर दूं, x नॉट इक्वल्स टू कैपिटल X e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n, t की जगह क्या पुट करूं, 0, when t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू x नॉट इंटू साइन ओमेगा d इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो x नॉट इक्वल्स टू x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू 0 दैट इज 0 साइन ओमेगा डी इंटू 0 इज 0 साइन 5। सो मेरा इक्वेशन आ गया x नॉट इक्वल्स टू x साइन 5। ठीक है, ये मेरा रिलेशन आ गया कि when t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू x नॉट। अब मैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन रख रहा हूं, ऑल्सो एट t इक्वल्स टू td x इक्वल्स टू x1। तो ये वाली कंडीशन एट t इक्वल्स टू td x इक्वल्स टू x1 ये मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, x1 और x तो x ही रहेगा, e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n, t की जगह क्या आ जाएगा, td साइन ओमेगा d इंटू td प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, td की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, td की जगह क्या लिख सकता हूं, td इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा डी, td इज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा डी। तो ये 2 पाई ओमेगा डी में पुट कर देता हूं किसमें, x1 इक्वल्स टू x, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू 2 पाई अपॉन में ओमेगा डी। ठीक है, टीडी की जगह क्या रख दिया, 2 पाई ओमेगा डी इंटू साइन ओमेगा डी इंटू 2 पाई अपॉन में ओमेगा डी प्लस 5। इसको देखिए, टीडी की जगह रख दिया 2 पाई ओमेगा डी, टीडी की जगह रख दिया 2 पाई ओमेगा डी। नाउ दिस ओमेगा डी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, क्या बचा, x1 इक्वल्स टू x e टू द पावर माइनस 2 पाई जीटा इंटू ओमेगा n अपॉन में ओमेगा डी, सिंप्लीफाई कर दिया, इंटू साइन 2 पाई प्लस 5। अब यहां पर आ गए, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास ओमेगा डी की वैल्यू है, क्या है, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा
एन। आपको पता है ओमेगा डी दैट इज डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी की टर्म आ रही है और स्प्रिंग मास सिस्टम में ही हमने डैम्पर लगाया, इसलिए मैं इसको डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं। क्योंकि अगर यहाँ जीटा की वैल्यू 0 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन। तो ये बात समझने की है कि क्यों हम इसको डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। जैसे ही इस ओमेगा डी में की वैल्यू मैंने यहां पुट की तो क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू x e टू द पावर माइनस 2 पाई जीटा इंटू ओमेगा एन अपॉन में ओमेगा डी की जगह रखा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन इंटू साइन 2 पाई प्लस 5 और साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो इट इज इक्वल्स टू साइन 5। आपको पता है साइन 90, 180, 270 एंड 360 प्लस डी, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा पॉजिटिव साइड में आएगा, साइन 5 रहेगा। ठीक है, अब यहां से ओमेगा एन चला गया तो क्या बचा आपका, x1 इक्वल्स टू x e टू द पावर माइनस 2 पाई जीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन 5। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया है x1 के लिए। ठीक, और एक आ गया था ये वाला, तो ये दो रिलेशंस हो गए। ठीक है, दो रिलेशन हो गए ना, एक x0 के लिए और x1 के लिए। ठीक है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो इस दोनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं दैट इज x0 अपॉन में x1। ठीक है, LHS डिवाइडेड बाय LHS, इस इक्वेशन में x0 डिवाइडेड बाय x1 विल बी इक्वल्स टू x साइन 5 अपॉन में x e टू द पावर माइनस 2 पाई जीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन 5। ठीक है, तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो गया, ये साइन 5 से कैंसिल हो गया, दिस x इस x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x0 बाय x1 इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगी तो माइनस विल बी प्लस, तो e टू द पावर 2 पाई जीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा रिलेशन डेवलप हो गया है। अब जरा यहां देखिए, हमें भी पता है कि जब हम दो टर्म को कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग में तो दोनों तरफ में लॉगरिथमिक ले सकता हूं यहां पर। ठीक है, तो इसको अभी अपन सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग। तो अभी जो हमारा रिलेशन डेवलप हुआ दैट इज x0 बाय x1 इक्वल्स टू e की पावर 2 पाई जीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया। अब मैं इसमें क्या करूं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेता हूं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लिया तो दैट इज लॉग, नेचुरल लॉग है, x0 बाय x1 इज इक्वल्स टू लॉग e टू द पावर 2 पाई जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब हमने ये नेचुरल लॉग के फॉर्मूले से पढ़ा था कि जब लॉग, जो नेचुरल लॉग है अगर वही उसके साथ है तो ये टर्म खत्म हो जाती है, तो जो इसके एक्सपोनेंशियल है वो नीचे आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे log e टू द पावर n, तो e की पावर n हट जाए, log e हट जाएगा, बचेगा क्या, n। तो जब इस टाइप की केस होता है तो मेरा क्या बच जाता है, log e x0 बाय x1 इज इक्वल टू, ये टर्म वैनिश हो जाएगी और जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, दैट इज 2 पाई जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो log x0 बाय x1 इक्वल टू 2 पाई जीटा अंडर रूट जीटा 1। अब मुझे ये पता है
कि log x0 by x1 को मैं क्या बोलता हूं? log x0 by x1 is your del, that is logarithmic डिक्रीमेंट. तो यहां से लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का रिलेशन क्या आ गया? del is equals to 2 pi zeta अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ गया 2 pi zeta अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो अब आपसे पूछे कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या हैं. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए log x0 by x1 ratio of successive amplitude on the either side of time axis is equals to 2 pi zeta अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले यहां से ड्राइव हो गए हमारे. यहां पर एक चीज समझने की ये है कि ये देखिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज टोटली डिपेंड अपॉन दिस जीटा. अगर जीटा ग्रेटर देन 1 नहीं चलेगा, इक्वल्स टू 1 नहीं चलेगा. तो ये रिलेशन किसके लिए वैलिड है? when this zeta is less than 1 and when this zeta is less than 1 then it is underdamped system. So ये वाला जो रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किया लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, दिस इज द ओवरऑल रिलेशंस फॉर योर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम. सो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन को सॉल्व किया. उस सॉल्व करने के बाद अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड एंड क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम्स आर देयर जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता, इसलिए हमने सिर्फ उसको सॉल्यूशन में छोड़ दिया. बट जब मैं आगे बढ़ा अंडर डैम्प्ड सिस्टम के केस में तो मुझे साइन की टर्म मिली, जिस तो मैं बोल रहा हूं कि सिस्टम इज वाइब्रेटरी, पीरियोडिक मोशंस आर देयर. अब वाइब्रेशन खत्म हो रहे हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम में. ठीक है, हर साइकिल में वो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहे हैं. तो मैंने वो डिके निकाला, दैट इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, एंड इट इज इक्वल्स टू 2 पाई जीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? तो फॉर एग्जांपल जीटा की वैल्यू 0.5, जीटा की वैल्यू 0.5 है, तो यहां पर मैंने 0.5 रखा, यहां 0.5 रख के इसको सॉल्व किया, एंड x0 अपॉन में x1 इक्वल्स टू दिस. तो वंस मैंने डेल की वैल्यू निकाल ली 2 पाई जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, जो भी आया 0.3 0.4 जो भी आया वो यहां पुट किया. अब ये log e यानी ये क्या हो जाएगा? e की पावर डेल. तो e की पावर डेल से मान लो जो भी वैल्यू आई उसकी वो हो गई x0 by x1 एंड दैट मैग्नीट्यूड x0 इक्वल्स टू दिस वैल्यू इनटू x1. अब ये 1 से कम है तो मान लो x0 2 है तो x1 कितना हो जाएगा? 1. तो इनिशियली इट इज 2 एंड आफ्टर 1 साइकिल इट इज 1. डिक्रीज हो रहा है ना. उसके अगली साइकिल में, उसकी अगली साइकिल में तो मैं ये पता कर सकता हूँ ना कितनी साइकिल लगेगी उस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को पूरी तरीके से खत्म होने में और सिस्टम को फाइनल इक्विलिब्रियम में आने में. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिससे मुझे पता चलेगा कि हर इंडिविजुअल साइकिल में कितना डिके हो रहा है एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से. ओवर डैम क्रिटिकल डैम में तो जरूरी नहीं है क्योंकि वो फाइनल इक्विलिब्रियम में तुरंत ही आ जाता है. बट इन दैट केस लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में ये वाला केस होता है. ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बची है, जो कि हम अभी इसके बाद देखने वाले हैं कि कब ये वैसे हम न्यूमेरिकल में भी कर सकते थे. बट क्या होता है कि जैसे हर एक सक्सेसिव एम्पलीट्यूड में जब हम अपन रेशियो लेते हैं तो देयर इज समटाइम्स इट इज सम एरर्स आर देयर. तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें? n नंबर ऑफ साइकिल्स में. तो जब n नंबर ऑफ साइकिल के लिए मैं रिलेशन डेवलप कर रहा हूं तब मुझे फाइनल पता चलता है कि जो एरर हर साइकिल का मैं मेजर कर रहा हूं, मान लो मुझे पता है n नंबर ऑफ साइकिल में वाइब्रेशन खत्म हो जाए, मतलब एम्पलीट्यूड्स खत्म हो, तो मैं n के लिए निकालूं, हर एक साइकिल के लिए निकालूंगा तो देयर इज अ चांस ऑफ एरर, क्योंकि इसमें लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, तो देयर इज अ चांस ऑफ एरर. तो उस एरर को मिटाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं n नंबर ऑफ साइकिल के लिए चले जाता हूं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं n नंबर ऑफ साइकिल के लिए गया तो n नंबर ऑफ साइकिल्स आर दिया, तो डेल क्या हो जाएगा आपका? डेल पहली साइकिल के लिए हो जाएगा x log x0 बाय x1. दूसरी साइकिल के लिए डेल क्या हो जाएगा? log x1 बाय x2. यहां पर नेचुरल लॉग है, e भी रहेगा, है ना.
तीसरी साइकिल के लिए log x3 by x2 एंड सो ऑन। जो लास्ट साइकिल है उससे पहले वाली यानी n-1 के लिए log, लास्ट साइकिल कौन सी है, मान लो n-1, तो n-1 से पहले वाली n-2, और जो लास्ट वाली साइकिल के लिए डेल निकालूंगा तो दैट इज log लास्ट वाली के लिए xn, तो उससे पहले xn-1। ठीक है, where x0 is the initial displacement, x1 is the amplitude of the first cycle, x2 is the amplitude of the second cycle। यहां से देखो ना, आप इसको जस्ट इमेजिन करो, x0 क्या हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, x1 क्या हो गया, एम्पलीट्यूड आफ्टर फर्स्ट साइकिल। पहली साइकिल खत्म होने के बाद जो एम्पलीट्यूड आया ये कम हो जाएगा, क्योंकि अंडर डैम्प सिस्टम है, हर साइकिल में एम्पलीट्यूड डिके होंगे। फिर x2 क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड आफ्टर सेकेंड साइकिल, x3 एम्पलीट्यूड आफ्टर थर्ड साइकिल एंड सो ऑन, और xn क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड आफ्टर n साइकिल। ठीक है, अब सिंस ईच टर्म इक्वल डेल इन द अबव एक्सप्रेशन एडिंग ऑल द n टर्म्स, अब क्या हर एक में डेल है तो मैं सबको जोड़ देता हूं। जब मैं सबको जोड़ूंगा तो ओवरऑल रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो डेल क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ डेल। इधर में जब जोड़ूंगा तो इधर जब भी मैं लॉग का एडिशन करता हूं तो लॉग के एडिशन में क्या होता है, लॉग a प्लस b। ठीक है, तो लॉग a इंटू b। ठीक है, तो जब सबको ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, पहला x0 बाय x1 इंटू x1 बाय x2 इंटू क्या हो जाएगा, x2 बाय x3 इंटू x3 अपॉन में जो भी यहां होगा, सो ऑन। कहां तक गया, यहां पहली टर्म में बचेगा xn-2 इंटू यहां बचेगा xn-2 अपॉन में n-1, और लास्ट वाला बचेगा n-1 अपॉन में सिर्फ n, और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हर टर्म कट रही है, x1 से चला गया, x2 से चला गया, x3 से चला गया, xn-2 इससे चला गया, n-1 इससे चला गया। ठीक है, log a प्लस b, इसको मैं ऐड कर रहा हूं सबको, a प्लस b इज log ab, उस फॉर्मूले से मैं गया, तो जब मैंने सारा कैंसिल आउट किया तो मेरा जो आखिरी रिलेशन है वो है, क्या बचेगा यहां पर, n टाइम्स ऑफ डेल इक्वल्स टू log e x0 अपॉन में x n। ठीक है, एंड डेल विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में n log e x0 बाय x। तो जब मेरे को कोई बोले कि भैया 4 साइकिल में खत्म हो रहा है, डेल निकालो, तो 4 x0 अपॉन में x4। सो दिस इज ऑल अबाउट योर n नंबर ऑफ साइकिल्स व्हेन डेल इज देयर, और ये डेल का रिलेशन फॉर 1 साइकिल 2 पाई zeta अपॉन में √1 माइनस zeta स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। इसको यूज कहां कर रहे हैं, अंडर डैम के केस में, अंडर डैम केस में ही, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और वही वाइब्रेटरी नेचर है। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का रिलेशन निकाला, रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द आइदर साइड ऑफ द टाइम एक्सिस, फिर उसको मैंने कन्वर्ट किया अंडर डैम्प्ड के लिए, फाइनल मेरा आ गया 2 पाई zeta अपॉन में √1 माइनस zeta स्क्वायर, और एक्चुअली बाय डेफिनेशन log e अपॉन में x0 बाय x1, और n नंबर ऑफ साइकिल के लिए डेल इक्वल्स टू 1 अपॉन में log e की पावर x0 बाय x1। सो इट इज ऑल अबाउट योर विस्कस डैम्पिंग फॉर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम। याद कीजिए, ये अभी हम सिर्फ विस्कस डैम्पिंग में ही है। तो जब मैंने अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग सिस्टम में, तो पूरा क्या हुआ, सिस्टम को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते करते मैं पहुंच गया अंडर डैम्प के केस में, जब जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है। फिर मैंने वहां पर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कैलकुलेट किया, एंड दीज आर ऑल द रिलेशनशिप फॉर दिस विस्कस डैम्पिंग सिस्टम फॉर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम। थैंक यू।